हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन त्यागी रणसुरा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माय कंट्री। मैं आज आपके लिए लाया हूं प्राचीन सभ्यताओं को जानने की जिज्ञासा से जुड़ी एक वीडियो। आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। प्राचीन सभ्यताओं को जानने की जिज्ञासा केवल इतिहास को जानने की वजह से नहीं, बल्कि संस्कृति की उत्पत्ति के प्रमाण ढूंढने की वजह से भी होती है। वैसे तो मानव के आरंभ से लेकर आज तक विश्व में अनेक सभ्यताओं का उत्थान व पतन हुआ, और सभ्यताओं का नाम आते ही हमारे मस्तिष्क में इतिहास की छवि बनने लगती है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो सभ्यताओं के इतिहास ने ही मानवता को गढ़ने का अवसर दिया है। हमारा जीवन और प्राचीन संस्कृति का सूरज इन्हीं सभ्यताओं से उगा है। इस ग्रह पे लाखों वर्षों से ही सभ्यताओं का आना जाना लगा रहा। भारत की सभ्यता विश्व में सबसे पुरानी है। अगर उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख के लोगों के चेहरे व आंखों और उनका वजन तथा शरीर की बनावट व भाषा का तुलनात्मक अध्ययन आसाम, मणिपुर या दक्षिण भारत के केरला और मलयाली तथा कर्नाटक के लोगों से करें तथा बीच में उत्तर भारत के लोगों से मिलान करते हुए राजस्थान, झारखंड या बंगाली लोगों से करें तो लाखों वर्षों की विकसित सभ्यता के अंतर का स्पष्ट पता चलता है। जबकि विश्व के पास केवल 10,000 वर्षों की मानव सभ्यताओं का ही इतिहास है। लेकिन अब कुछ तकनीक ऐसी आ गई है जो हवाई सर्वे के आधार पर जमीन के अंदर की स्कैनिंग करके नीचे दबी पड़ी सभ्यताओं की परतों को उघाड़ रही है। माया सभ्यता से जुड़े भी हाल के सर्वे में बहुत सी नई जानकारियाँ इकट्ठा की गई। आज की वीडियो में हम आपको अवगत कराएंगे मानव इतिहास से जुड़ी सभ्यताओं की उन कड़ियों के बारे में जो अभी तक उजागर नहीं हुई थी। मुख्य रूप से 3 बड़ी सभ्यताएं विश्व में पाई जाती हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। यह लगभग 3000 साल पहले प्राचीन भारत की एक सभ्यता थी। यह सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिण एशिया में सिंधु नदी और प्राचीन सरस्वती नदी क्षेत्र में विस्तृत थी। इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता का प्रारंभिक विकास लगभग 7500 से 3300 ईसा पूर्व के बीच सिंधु और घग्गर हाकड़ा प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे हुआ माना जाता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। वर्ष 2014 में भीरडाना को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है, जो लगभग 7500 से 6500 ईसा पूर्व के बीच बसा था। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे और उजड़े थे। 7वीं शताब्दी से पहली बार जब लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की, तब उन्हें वहां से बनी बनाई ईंटें मिली, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार माना और उनका उपयोग घर बनाने के लिए किया। उसके बाद 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। कर्निघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं द्वारा हड़प्पा सभ्यता स्थल की सूचना सरकार को दी। इसी क्रम में 1861 में अलेक्जेंडर कर्निघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया। फ्लीट ने इस पुरानी सभ्यता के बारे में एक लेख लिखा। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना गया। यह सभ्यता सिंधु घाटी नदी के मुहाने फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। बार बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों की खोज की गई है, जिसमें से 925 केंद्र भारत में और 80% स्थल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास हैं। अभी तक कुल खोजों में 3% स्थलों का ही उत्खनन हो पाया है। इसकी नाम उत्पत्ति के बारे में चलिए कुछ बताते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। सिंधु इंडस नदी के किनारे बसने वाली सभ्यता थी और अपनी भौगोलिक उच्चारण की भिन्नताओं की वजह से इस इंडस को सिंधु कहने लगे। आगे चलकर इसी से यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए हिंदू उच्चारण का जन्म हुआ।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया, क्योंकि यह क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। पर बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्रों में भी सभ्यता के अवशेष मिले, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। अतः कई इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम देना अधिक उचित समझते हैं, जबकि हकीकत में इस नदी का नाम अंदुस है। इंडियन पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल ने 1924 में अंदुस 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात थी यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे, जहाँ शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक उससे निम्न स्तर का शहर था, जहाँ ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इस नगर भवनों के बारे में विशेष बात ये थी कि ये जाल की तरह विन्यास थे, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नगर अनेक आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था। ये बात सभी सिंधुवासियों पर लागू होती थी, चाहे वे छोटी हो या बड़ी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे। वहाँ के स्मारक इस बात के प्रमाण है कि वहाँ के शासक मजदूर जुटाने और कर संग्रह करने में परम कुशल थे। ईंटों की बड़ी बड़ी इमारत देखकर सामान्य लोगों को भी यह लगेगा कि अनेक शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठावान थे। मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है विशाल सार्वजनिक स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह ईंटों के स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है। यह 11.88 मीटर लंबा तथा 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। दोनों सिरों पर तल तक जाने की सीढ़ियां लगी हैं। बगल में कपड़े बदलने के कमरे हैं। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है। पास के कमरे में एक बड़ा सा कुआं है, जिसका पानी निकालकर हौज में डाला जाता था। हौज के कोने में एक निर्गम है, जिसे पानी बाहर नाले में जाता था। ऐसा माना जाता है कि यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बनाया गया होगा, जो भारत में पारंपरिक रूप से धार्मिक कार्यों के लिए आवश्यक रहा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ा संरचना है अनाज रखने का कोठार, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा। हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार मिले हैं, जो ईंटों के चबूतरे पर 2 पातों में खड़े हैं। हर एक कोठार 15.23 मीटर लंबा तथा 6.9 मीटर चौड़ा है और नदी के किनारे से कुछ 1 मीटर की दूरी पर है। इन 12 इकाइयों का तल क्षेत्र लगभग 838.12 वर्ग मीटर है, जो लगभग उतना ही होता है जितना मोहनजोदड़ो के कोठार का। हड़प्पा के कोठारों के दक्षिण में खुला फर्श है और इस पर 2 कतारों में ईंट के वृत्ताकार चबूतरे बने हुए हैं। फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। इससे प्रतीत होता है कि इन चबूतरों पर फसल की दवनी हुआ करती थी। हड़प्पा में 2 बैरक वाले कमरे भी मिले हैं, जो शायद मजदूरों के रहने के लिए बने थे। कालीबंगा में भी नगर के दक्षिण भाग में ईंटों के चबूतरे बने हैं, जो शायद कोठारों के लिए बने होंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि कोठार हड़प्पा संस्कृति के अभिन्न अंग थे। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में ईंट का इस्तेमाल एक विशेष बात है, क्योंकि इसी समय के मिस्र के भवनों में धूप में सूखी ईंटों का प्रयोग होता था। समकालीन मेसोपोटामिया में भी पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है, पर इतने बड़े पैमाने पर नहीं जितना सिंधु घाटी सभ्यता में। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली अद्भुत थी। लगभग हर नगर के छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होता था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था, जहां इनके नीचे मोरियां यानी कि नालियां बनी थी। अक्सर ये मोरियां ईंटों और पत्थर की सीढ़ियों से ढकी होती थी। सड़कों की इन मोरियों में नरमोखे भी बने होते थे। सड़कों और मोरियों के अवशेष बनावली में भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मिली मोहरें वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार की महत्ता का पता चलता है।
सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पत्थर, धातु, सीप, शंख का व्यापार करते थे। राजस्थान का खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध था। चांदी के लिए राजस्थान का जावर प्रसिद्ध था। सोने का आयात कर्नाटक से किया जाता था। ओमान से तांबे का आयात किया जाता था। गुजरात, ईरान तथा अफगानिस्तान से बहुमूल्य पत्थरों का आयात किया जाता था। कृषि एवं पशुपालन आज के मुकाबले सिंधु प्रदेश में बहुत ज़्यादा उन्नति पर थे। ईसा पूर्व चौथी सदी में सिकंदर के एक इतिहासकार ने कहा था कि सिंध इस क्षेत्र के उपजाऊ क्षेत्रों में गिना जाता था। पूर्व काल में प्राकृतिक वन स्थिति उपस्थित थी, जिसके कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती